हेलो स्टूडेंट। तो अब तक हम 2 वीडियो कर चुके हैं और उन 2 वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज की जो वीडियो है वो थर्ड चैप्टर पे है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, ये पूरा का पूरा बेस्ड है आपकी महाभारत की कथा पर। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इन एमसीक्यू के क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस चैप्टर से अवगत करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर पर पौत्र आदि से चलती है उसे क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज अभी के समय में क्या है कि मान लीजिए जो पिता की संपत्ति होती है, पिता के मृत्यु के बाद किसको मिलती है, उसके बेटे को मिलती है, फिर उसकी मृत्यु के बाद किसको मिलती है, उसके बेटे को। तो ये जो परंपरा है इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है पितृवंशिकता, यानी कि ए। तो महाभारत में यही आपने देखा होगा और आपने महाभारत की पूरी कहानी देखी होगी। तो वह जो वंश परंपरा चलती है वो पितृवंशिकता के हिसाब से ही चलती है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, पितृवंशिकता। सेकंड है आपका वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हो। ठीक है, वो तो पिता से जुड़ी थी, ये किससे जुड़ी है, माँ से जुड़ी है। तो उसे क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम मातृवंशिकता कहेंगे, क्योंकि इसमें अब माता के हिसाब से फिर माता का वंश जो है वो चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था। तो अभी हमने पढ़ा, तो धर्मशास्त्र जो है उसके हिसाब से पुत्रों का अधिकार देखा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। अभी के समय भी यही है कि जो पिता की संपत्ति होती है उस पर जो अधिकार होता है वो बेटों का ही होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए थे। तो विवाह जो थे उस समय धर्मशास्त्र जो लिखे गए थे उसमें जो विवाह उत्तम बताए गए थे वो 4 तरीके के विवाह थे जो उत्तम बताए गए थे। ठीक है, उसके बाद है धर्मशास्त्रों के अनुसार वह विवाह कितने प्रकार के हैं और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो ये जो देते हैं वो 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं। ठीक है, होते मतलब 8 ही प्रकार के हैं। यहाँ पर जो है उत्तम बात आई गई, तो उत्तम तो आपके 4 हैं, लेकिन होते कितने टोटल भाई, तो वो होते हैं आपके 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 6 कि गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को कहते हैं। यानी गोत्र, आप सभी का अपना अपना एक गोत्र है। अगर आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने घर में पूछिए, आपको आपका गोत्र बताया जाएगा। तो वही गोत्र, अगर आप गोत्र से बाहर विवाह करते हैं तो इस पद्धति फिर सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहिर्विवाह प्रथा। विवाह प्रथा कहते हैं इसको, जब हम अपने गोत्र से बाहर शादी करते हैं। ओके, 7th है कि जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले के समय में देखा होगा कि अगर आप महाभारत देखेंगे तो उसमें भी बहुतों की, जैसे कि आपके जो अर्जुन हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, कृष्ण जी की बहुत सारी पत्नियां थी। तो इस प्रथा क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बहुपत्नी प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब एक स्त्री के अनेक पति हो तो इस पद्धति को कहेंगे। अब एक ऐसी स्त्री जिसके बहुत सारे पति हो, मीन्स नहीं, एग्जाम्पल के रूप में आप लेंगे द्रौपदी को 5 पति थे इनके, तो इस प्रथा को कहेंगे हम बहुपति प्रथा। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा महाभारत ही है। अगर आपने महाभारत देख रखी है तो आपको सबका सब आंसर यूं ही पता चल जाएगा। अगला, गोत्र पद्धति के अनुसार स्त्री को विवाह के बाद पश्चात किसका गोत्र धारण करना पड़ता है। अभी भी है, जैसे कि अगर आप देखें तो अभी शादी होती है अगर स्त्री की, तो वो अपने पिता का गोत्र छोड़ करके अपने पति का जो गोत्र है वो धारण कर लेती है। ठीक है, तो यही है गोत्र पद्धति के अनुसार क्या है, अगर स्त्री का विवाह हो जाएगा तो वो किसको छोड़ेगी, अपने पिता का गोत्र छोड़ देती है और अपने पति के गोत्र को अपना लेती है, जिसको धारण कर लेती है। तो यही है, 9th का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पति का गोत्र। 10th क्वेश्चन पे आइए। 10th क्वेश्चन है कि ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद आई है ये। ठीक है, जो गोत्र पद्धति है कि किस तरीके से गोत्र का सिस्टम है, फिर जो भी इसमें बातें हैं। 11th क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको जो है वो 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 12th है वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन थे। तो सबसे निचले स्तर पर जो थे वो थे आपके शूद्र, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका 12th का। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ किसको माना है हमने, ब्राह्मण को माना है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे थे, इन्होंने ही इसका निर्माण किया और इनके कहने पे ही पूरा मतलब जो जाति व्यवस्था थी बनाई गई थी। 14th है वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन राजा हो सकता था। तो राजा कौन हो सकता है, जो क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय का काम ही यही है, राजा बनना का जो काम होता है वो क्षत्रिय का ही होता है कि राजा ही कर धर्म का पालन करता है, युद्ध लड़ता है, जो भी है। ये हमने महाभारत में पढ़ा था। तो इसमें वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि एक जो क्षत्रिय ही है वही राजा बन सकता है। हालांकि इसके अलावा भी राजा बने थे, मतलब क्षत्रिय के अलावा भी
मतलब जाति या फिर वर्ण व्यवस्था के लोग थे जो राजा बने थे। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था की बात करी जाती है तो उसमें क्षत्रिय ही क्या बन सकता है, राजा हो सकता है। 15th, निषाद कौन थे? निषाद एक मतलब ये वो लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, आखेटा जिनको हम कह सकते हैं, जो मतलब जंगल में ही रहते हैं, जैसे आदिवासी आप कहते हैं वही निषाद हो सकते हैं आपके, आदिवासी नाम निषाद ही कहिए आप, ठीक है। एकलव्य कौन था? आपने एकलव्य की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। एकलव्य वही जो जिसने अपना अंगूठा काट के दिया था किसको, द्रोणाचार्य को। तो एकलव्य कौन था? तो ये भी एक आपका निषाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो महाभारत में मिलती है ये, ठीक है। रेशम के बुनकरों का निवर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो वो मिलता है आपका मंदसौर अभिलेख से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो 19th क्वेश्चन है आपका कि मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद है बौद्ध भिक्षु फाशियान किस देश का रहने वाला था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन का, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन थे आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आते हैं आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर क्या करना है आपको, अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय।